वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। इससे पहले वाले जो पार्ट 1 था, जो सबसे पहले वीडियो बनाया था मैंने लिमिट स्टेट मेथड का, उसमें मैंने आपको लिमिट स्टेट मेथड की बेसिक स्टेप्स और कैसे सवाल को सोल्व करते हैं लिमिट स्टेट मेथड का, उसके बारे में बताया था। उसके बाद वाला जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था आपको एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। उसमें सिंगली रेनफोर्स बीम का तरीका बताया था, उसका एक क्वेश्चन लिया था, उसको सोल्व करके मैंने आपको बताया था। और आज वाला जो वीडियो बेसिकली इट्स अ पार्ट 3 ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक बार डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है और कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या इसकी कंडीशन होती है वो एक बार बता देता हूँ। तो व्हाट इज डबली रेनफोर्स बीम, कि डबली रेनफोर्स बीम होती क्या है। तो डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है, इट इज ए टाइप ऑफ बीम विच हैज रेनफोर्स इन टेंशन जोन एज वेल एज कंप्रेशन जोन। मतलब ये कोई मेरी बीम है और ये इसका सेंटर में न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो डबली बीम वो होती है जिसका जो टेंशन वाला पार्ट होता है इसके अंदर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होते हैं और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर यानी जो कंप्रेशन वाला पार्ट होता है इसके अंदर भी रेनफोर्स प्रोवाइड होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हेन टू गो फॉर डबली रेनफोर्स बीम, मतलब डबली रेनफोर्स बीम की तरफ हम कब जाते हैं। तो व्हेन अप्लाइड अल्टीमेट मोमेंट यानी कि MU इज लार्जर देन लिमिटिंग मोमेंट यानी MU लिमिट। जब MU इज ग्रेटर देन MU लिमिट होता है तब हम इसकी तरफ जाते हैं। और नाउ वी हैव टू चॉइसेस, फर्स्ट इंक्रीज डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड सेकंड इज प्रोवाइड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, दो तरीके होते हैं और बट ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शन ओनली चॉइस इज टू प्रोवाइड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन की वजह से अपन को सिर्फ एक ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कर पाते हैं अपन, दिस गिविंग राइज टू डबली रेनफोर्स बीम। मतलब ये जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो अपन लगाते हैं इसके अंदर, तो एक तरह का डबली रेनफोर्स बीम के अंदर एक राइज प्रोवाइड करता है। और तीसरी जो चीज इसके अंदर है वो क्या होती है कि डबली रेनफोर्स इज प्रोवाइड इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। वो क्या क्या होते हैं, नंबर 1 व्हेन देयर आर डेप्थ रेस्ट्रिक्शन, मतलब जब डेप्थ का रेस्ट्रिक्शन हो उसके अंदर तब हम डब्ल्यू यूज में लेते हैं। इन कंटिन्यूस बीम फ्लोर सिस्टम के लिए कंटिन्यूस बीम में अपन डब्ल्यू काम में लेते हैं। एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज स्टिफनेस फॉर द बीम, मतलब जब स्टिफनेस को इंक्रीज करने की बात आती है तब अपन डब्ल्यू यूज में लेते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा, डिटरमाइन द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर अ डबली रेनफोर्स बीम हैविंग विड्थ 300 mm एंड ओवरऑल डेप्थ 600 mm। इसकी विड्थ दे दी और ये कैपिटल डी होता है ओवरऑल डेप्थ, वो दे दिया 600 mm। और क्या दे रखा है, गिवन फैक्टर मोमेंट 320 किलोन्यूटन पर मोमेंट। फैक्टर मोमेंट मतलब MU, ये हमको दे दिया 320 किलोमीटर पर मीटर। और क्या यूज लिया इसने, M20 एंड FE 415। यानी कि ये सारी चीजें हमें पता चल गई है। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था और इसमें फिर बता देता हूँ, जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है तो जो सबसे पहली स्टेप हम चूज करते हैं वो लिखते हैं हम गिवन डाटा। जो भी डाटा हमें दे रखा था हमने लिख दिया, B की वैल्यू, D की वैल्यू, फैक्टर मोमेंट दे रखा था 320 और M20 से हमने FCK की वैल्यू निकाल दी और FE45 से FI की वैल्यू निकाल दी। तो हमारे पास गिवन डाटा आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमारे पास डबली बीम को अगर अपन निकाल रहे हैं, रेनफोर्स निकाल रहे हैं डबली बीम में, तो एक तो उसका कंप्रेशन पार्ट होगा, एक उसका टेंशन पार्ट होगा न्यूट्रल एक्सिस के बाद। तो हमें टेंशन वाले पार्ट के लिए भी रेनफोर्समेंट निकालना पड़ेगा और कंप्रेशन के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो जब कंप्रेशन वाले पार्ट के लिए निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, कैलकुलेट द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर हमें कंप्रेशन के लिए निकाल रहे तो हमें ASC की जरूरत होगी। तो जैसे हमारा ASC निकल जाएगा तो मतलब हमारा कंप्रेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमें चाहिए होगा टेंशन वाले पार्ट के अंदर, तो उसके लिए हम निकालेंगे AST1 एंड AST2, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा AST निकल जाएगा, जिससे हमारा टेंशन वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से डबली बीम के दोनों सेक्शन यानी कि कंप्रेशन जोन में भी और टेंशन जोन में अपन रेनफोर्समेंट निकाल देंगे। और ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले मैं चूज कर रहा हूं कि कंप्रेशन वाले पार्ट में मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। तो कंप्रेशन वाले पार्ट के अंदर जब आप इसको सोल्व करोगे क्वेश्चन को कंप्रेशन वाले पार्ट के लिए, तो आपको क्या चाहिए होगा, ASC। जैसे आपका ASC आया मतलब आपका डबली रेनफोर्स का कंप्रेशन वाले प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो एक छोटी सी चीज मैं पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन में बाद में जाता हूँ, कि एक पेज नंबर 96 पे आपके पास फॉर्मूला होता है, पेज नंबर 96 कोड 456/2000 के अंदर MU माइनस MU लिमिट इज इक्वल टू FSC डॉट ASC D माइनस D डैश। यहां से ASC को इधर रखेंगे, इन सारी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास ASC की वैल्यू आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से मुझे ये चीज पता चल गई कि मुझे एक तो MU की वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन में पता है। MU लिमिट ये मुझे निकालना पड़ेगा, FSC नहीं है ये मुझे निकालना पड़ेगा, और जो स्मॉल d है ये मुझे चाहिए होगा, और D डैश ये अपन अज्यूम करते हैं
ये कवर होता है। तो ये जब सारी चीजें मेरे पास आ जाएगी तो मैं क्या कर लूंगा, एस निकाल दूंगा, और एस आते ही मुझे मेरी जो पर्टिकुलर बीम है उसका जो कंप्रेशन जोन वाला पार्ट है उसके अंदर मैं रेनफोर्समेंट निकाल लूंगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं टेंशन में जाता हूं तो मुझे क्या चाहिए होगा, AST1 और AST2। ठीक है, और AST1 और AST2 के लिए एक जो सिंपल सा तरीका होता है, उनके जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं AST1 पे जाऊं तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला, AST1 के लिए फॉर्मूला मुझे मिलेगा पेज नंबर 96 पे, और फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, XU इक्वल टू 0.87 F5 AST1। सारी वैल्यू होती है, XU को उधर ट्रांसफर करेंगे, AST1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो बस एक XU की वैल्यू नहीं है तो मुझे पहले XU की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से AST1 आ जाएगा, आगे सोल्व करूंगा तो AST2 निकल जाएगा, और दोनों को ऐड करने पर मेरा टेंशन जोन वाला पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो चीजें चाहिए वो मैं निकाल लेता हूं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, कैपिटल डी माइनस डी डैश। कैपिटल डी होता है ओवरऑल डेप्थ जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 600। अब मेरे पास डी डैश, ये क्या होता है, इफेक्टिव कवर। तो डी डैश नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम करूंगा इफेक्टिव कवर को। मैंने 50 mm अपने मन से अज्यूम कर लिया, तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल डी माइनस डी डैश। तो मेरे पास स्मॉल डी क्या आ गया, 550 mm। तो स्मॉल डी पता चल गया, डी डैश पता चल गया। ये हमें ASC वाले, मतलब जो हम कंप्रेशन वाला करेंगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था उस फॉर्मूले के अंदर, क्या क्या था, फॉर्मूला था MU माइनस MU लिमिट। ठीक है, डी डैश तो निकाल लिया, अब मुझे MU लिमिट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू FE415, मतलब FE415 मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनता है MU लिमिट का, वो होता है 0.138 FC के BD स्क्वायर। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला यूज नहीं रखे या हमें याद नहीं रखना है तो पेज नंबर 96 पे आपको MU लिमिट का फॉर्मूला मिल जाएगा, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो सारी वैल्यू मैंने निकाल ली, इसमें पुट की, तो मेरे पास MU लिमिट की वैल्यू आ गई। वो क्या थी, 250.5 किलोन्यूटन इंटू मीटर। तो अब MU लिमिट आ गया, मतलब इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के लिए मेरे पास MU आ गया, MU लिमिट आ गया, और D माइनस D डैश आ गया। मुझे सिर्फ FSC चाहिए, वो हम आगे निकालेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले से पहले एक और चीज जो मैंने आपको पुराने क्वेश्चन में बताया था, हमेशा हम पहले बीम को चेक करते हैं कि ये अंडर है या ओवर है। ठीक है, अंडर डिजाइन है, ओवर डिजाइन है। तो अंडर डिजाइन ओवर डिजाइन चेक करने का एक सिंपल सा तरीका होता था, MU और MU लिमिट को अपन कंपेयर करते थे। तो MU तो मेरे पास है 320 और MU लिमिट की वैल्यू आई मेरे पास 250। तो MU इज ग्रेटर देन MU लिमिट। मैंने आपको क्या बताया था, जब MU इज ग्रेटर देन MU लिमिट होता है तो अपन इस जो बीम को है डबली रिइंफोर्स में इंक्लूड करते हैं। और ये अगर MU इज लेस देन MU लिमिट होता, मतलब MU लिमिट इज ग्रेटर देन MU होता, तो सिंगली रिइंफोर्स में अपन इसको यूज में लेते हैं। अब ये चीज क्लियर होगी। अब एक और चीज मैंने बताई थी, XU की वैल्यू चाहिए होगी। किसके लिए चाहिए होगी, XU की वैल्यू चाहिए होगी मुझे जब मैं टेंशन में सोल्व करूंगा। टेंशन वाला जो फॉर्मूला होगा AST1 का, वहां चाहिए होगी के लिए। तो अगर आपको XU की वैल्यू चाहिए उसके लिए अपन चेक करेंगे FE की वैल्यू क्या दे रखी है, 250 दे रखी, 415 दे रखी है, 500 दे रखी है। तो FE145 पेज नंबर 70 पे जाओगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, XU max अपॉन D इज इक्वल टू 0.48। D की वैल्यू हमारे पास है, D को इसे मल्टीप्लाई कराया तो XU max की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 264 mm। तो XU max की वैल्यू हमारे पास 264 mm आ गई। यही हुई हमारी XU की वैल्यू, बिकॉज इट्स नॉट सिंगली रेनफोर्स, इट्स अ डबली रेनफोर्स। सिंगली रेनफोर्स में अपन क्या करते थे, इनको कंपेयर कराते थे। ठीक है, और अगर डबली रेनफोर्स है तो दोनों की XU max की जो वैल्यू है उसको अपन ने XU की वैल्यू मान लिया। तो यहाँ से मेरे पास XU की वैल्यू आ गई, ये मेरी टेंशन वाले पार्ट में काम आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट AST वैल्यू। ये जो XU की वैल्यू है AST वाले पार्ट में काम आने वाली है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है। AST चाहिए, AST1 चाहिए, AST2, ये तो टेंशन वाले पार्ट में चाहिए, बट ये AST मुझे अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर चाहिए जो हम कंप्रेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो AST के लिए अपन क्या करेंगे, आपको पेज नंबर IS कोड 456/2000 पेज नंबर 96 पे जाओगे और वहां पे जाने के बाद जब आप चेक करोगे तो एक तरीका होगा आपके पास। नाउ कंप्रेशन स्ट्रेस इज कंप्रेशन स्टील। यहाँ जो कंप्रेशन स्ट्रेस को अपन कंप्रेशन स्टील में हो गया है, और उसका एक अपन रेशियो लेते हैं D डैश अपॉन D। D डैश अपन ने 50 माना था, D की वैल्यू 5, तो दोनों की जो वैल्यू है वो आई मेरे पास 0.091। अब इस 0.091 की वैल्यू के बाद अपन क्या करेंगे, नाउ हम लोग पेज नंबर 16 पे जाएंगे, वहाँ पर आपको एक टेबल मिलेगी टेबल F। उस टेबल F के अंदर आपको ये देखना है कि ये 0.09 किस किस के बीच में आ रहा है। तो जब उसको चेक करोगे तो ये 0.09 D अपॉन D डैश 0.05 और 0.01 के बीच में आ रहा है। और इन दोनों के सामने जब आप वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों के सामने FSC न्यूटन पर mm स्क्वायर की दो वैल्यू होगी, एक होगी 355 और एक होगी 353। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। निकालना किसके लिए, 0.091 के लिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इंटरपोलेशन मेथड, और इंटरपोलेशन मेथड आपको आता ही होगा। तो इंटरपोलेशन मेथड मैंने यहाँ लगा दिया, 353 माइनस 355, इसमें से इसको घटाया 353 को, इधर आता है जो 0.1 में से, और इसके जस्ट ऑपोजिट करते हैं 0.1 माइनस 0.05। आगे बढ़ते हैं, जो वैल्यू हमें
जिसके लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि 0.091 वो यहाँ रखेंगे, माइनस उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू 0.05। तो जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आई कुछ 353.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप चेक करोगे 353.36 इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है और 0.091 0.01 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो ये आंसर को चेक करने का तरीका होता है। अब इस फॉर्मूले में एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, ये जो हमने जहाँ जहाँ माइनस यूज़ किया है, इसको माइनस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो 353 के बाद 355 से 353 हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। और यही अगर 355 के बाद 358 हो जाता, यानी कि इंक्रीज हो जाता, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू आई ना, ये होगी मेरी वैल्यू, होगी मेरी एफएससी की वैल्यू। ये यहाँ से मेरे पास एफएससी की वैल्यू आई। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पेज नंबर 96 कोड IS 456/2000 में जब आप जाओगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा MU माइनस MU लिमिट इज इक्वल टू FSC.ASC माइनस D। इन दोनों की वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू अभी निकाली, जस्ट ये रही। MU और MU लिमिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ASC को इधर भेजा, फॉर्मूले को इस तरह से सेट किया, सारी वैल्यू पुट की, तो मेरे पास ASC की वैल्यू आ गई। क्या आई? 393.36 mm स्क्वायर। So from this we get one of the reinforcement which asked in the question, that is area of compression steel। ASC मतलब area of compression steel, मतलब इस बीम का जो ये compression zone वाला पार्ट था उसमें अपन को ASC चाहिए था, वो अपन ने निकाल लिया। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं, बीम का जो सेकंड वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट यानी कि टेंशन जोन, इसमें अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, नाउ एरिया ऑफ टेंशन स्टील, पेज नंबर 96 पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, XU इज इक्वल टू 0.87 F5 AST1 0.36 FCK/B। मैंने आपको क्या बोला था, AST1 और AST2 निकालेंगे। तो AST1 को इधर ट्रांसफर किया, XU को इधर भेजा, XU की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, सारी वैल्यू पुट की, तो मेरे पास AST1 की वैल्यू आ गई 1579.39 mm स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, AST2 की वैल्यू निकालूंगा। ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 96 में मिल जाएगा, दोनों फॉर्मूले ऊपर नीचे हैं, AST1 और AST2 का। तो AST2 का फॉर्मूला होता है FSC.ASC/0.87 F5। FSC मैंने निकाला था, क्या आया था 553.36 यहाँ से, और ASC की वैल्यू कहाँ से आई थी मेरे पास, ASC जो लास्ट में जो वैल्यू आई थी ये रही, ASC की वैल्यू निकाल दी थी, और नीचे FI में पता ही 415 वैल्यू पुट की। AST2 की वैल्यू आई 384.98 mm स्क्वायर। तो AST1 प्लस AST2 को करोगे तो टोटल AST पता चल जाएगा, जो टोटल AST की वैल्यू आई मेरे पास 196.37 mm स्क्वायर। ठीक है, ये तो था किसी भी बीम का जो ये टेंशन वाला पार्ट होता है उसके अंदर रेनफोर्समेंट इस तरह से निकाला, और किसी भी बीम की कंप्रेशन वाले पार्ट वो ASC की वैल्यू अपन पहले निकाल ही चुके हैं, वो थी 393.36 mm स्क्वायर। आई होप ये डबली रेनफोर्स बीम वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I